जय हिंद इनसाइट एसएसबीएंस। यार सच्ची सच्ची बताना, ज्योग्राफी से किस किस को डर लगा हुआ है कि यार इतने सारे माउंटेन रेंजेस हैं जो याद करने, रिवराइन सिस्टम है, डर लग रहा है ना। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बात बताऊं, सिर्फ और सिर्फ 20% टॉपिक्स है। ये पूरी एनसीईआरटी के जो तुम टॉपिक देख रहे हो ना, सब रटने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ 20% टॉपिक्स हैं जहां से 80% एग्जाम आता है। और आज मेरी जिम्मेदारी है इस लेक्चर में वो सारे टॉपिक्स करा देना जहां से तुम्हारा 100% सीडीएस और एनडीए का एग्जाम पक्का से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ऑल्सो तुम बोलोगे मैम इस लेक्चर की पीडीएफ दे दो। एक बात बताऊं, इनसाइट एसएसबी की जो लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल है, जहां से लास्ट टाइम 80% पेपर एज इट इज आया था एग्जाम में, ठीक है, तो वो जो है बैच का कंटेंट है, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भाई एलएमआर ध्यान से देखो तुम, ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल है ये तुम्हारी। तो ये जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कहाँ अवेलेबल करा रही हूँ तुम सबके लिए, टेलीग्राम चैनल पे। चाहे मेरे तुम यूट्यूब स्टूडेंट हो, चाहे तुम मेरे टेलीग्राम स्टूडेंट हो, जल्दी से जाओ, जाके डाउनलोड कर लो इस पीडीएफ को। ठीक है, प्रिंट कराना है प्रिंट करा लो, आईपैड में पढ़ना आईपैड में पढ़ लो। ठीक है, एंड टेक दिस अलॉन्ग विद दिस लेक्चर। ठीक है, मार्क करते चलो एक एक चीज, तुम्हें सब साथ के साथ याद कराना जो भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इज आर जिम्मेदारी। टॉकिंग अबाउट दिस लेक्चर, ये जो सेशन है ये लेने वाले गुरजीत सर। भाई बल्ले बल्ले हो जाएंगे तुम्हारे, इतने अमेजिंग एजुकेटर है ना। मतलब बैच वाले बच्चे ये बोलते हैं कि मैम जो चीज आज तक हम नहीं रट पाए थे ना, वो सर ने याद करा दी। तो ये जो लेक्चर है एज पर टू सीएपीएफ 2026, क्या पैटर्न है यूपीएससी का आजकल, सब चीजें कवर होंगी, एक एक फिनोमिनन तुम्हें रट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। टू ऑल दोज हु डोंट नो मी, हाय गाइस, आई एम वैशाली, ऑल इंडिया रैंक 26। मैंने ये एग्जाम 2 मंथ्स में कंप्लीट किया था और मुझे सिर्फ तुम्हारे 2 मिनट चाहिए ये बताने के लिए कि अपकमिंग 10 डेज, डे 1 से लेकर डे 10 में सारी चीजें तुम्हारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, करंट अफेयर इस तरीके से कवर करा देंगे कि तुम्हारा एग्जाम 100% क्लियर होगा। दिस इज आर गारंटी। ठीक है, क्लियर हो गया तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें विद द सेशन। नाउ सेशन विल बी टेकन बाय गुरजीत सर। भाई मजे करो, सब याद हो जाएगा तुम्हें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम हमारे अर्थ का एक तरीके से आप घर कह सकते हैं। इसमें जो मॉडल है हमारे सोलर सिस्टम का, एवरी प्लैनेट, एवरी मीटियोर रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन इज द फोकल पॉइंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पूरा सन के अराउंड एक ऑर्बिट क्रिएट करता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स जो हैं सन का चक्कर लगाते हैं। अगर बात करें ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स की, तो जेनेरिक जो ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स है दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ध्यान रखेंगे जो पहले के 4 प्लैनेट्स हैं फ्रॉम मर्क्यूरी टिल मार्स, इन प्लैनेट्स को हम लोग रॉकी प्लैनेट्स का नाम देते हैं या फिर इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटरनल मटेरियल है वो रॉक्स से मिलकर बना है। फिर जब आप मार्स को क्रॉस करेंगे तो आपको एक एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलेगी। ये बेल्ट भी सन का ऑर्बिटल रेडियस चक्कर लगाती है। जैसे आप इस एस्टेरॉयड बेल्ट से आगे निकलेंगे तो फ्रॉम जुपिटर टिल नेपट्यून इन प्लैनेट्स को कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स या फिर जोवियल प्लैनेट्स, और इन्हें गैस जायंट्स का नाम भी दिया जाता है। टॉकिंग अबाउट मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये प्लैनेट सन के इतना ज्यादा नजदीक है कि ये प्लैनेट अपना एटमॉस्फेयर होल्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशन पुल है वो एक्सीड करता है। इसी वजह से जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो वीनस को कहा जाता है, मरकरी को नहीं कहा जाता, डिस्पाइट मरकरी जो है बिल्कुल सन के साथ चिपका हुआ है। मरकरी की बात करें तो मरकरी का जो ऑर्बिट है वो 88 डेज का है, मतलब ये अपना जो सर्कल है 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है। टॉकिंग अबाउट वीनस, तो वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट बिकॉज इसके एटमॉस्फेयर में आपको ग्रीन हाउस गैसेज ही ज्यादा देखने को मिलेंगी। ये वो गैसेज होती हैं जो अर्थ की रेडिएशन को जो सन की रेडिएशन को अच्छे से ट्रैप कर लेती हैं। इस प्लैनेट के भी कोई सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन जो है थोड़ा सा यूनिक है। मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, बट वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट की रोटेशन शो करता है। एंड ये अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने में 243 डेज ही लेता है। टॉकिंग अबाउट आर होम, अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। शेप जो है वो मैं भी आगे डिस्कस करूंगा। इट इज अ जियोइड शेप, थोड़ा सा चपटा है, एग जैसी शेप देखने को मिलती है। टॉकिंग अबाउट मार्स, मार्स जो है कहा जाता है कि कई मिलियन बिलियन साल पहले मार्स के ऊपर एक्टिव वोल्केनोस भी हुआ करते थे, डीप ओशंस भी हुआ करते थे, और हम इसकी खोज में एक्टिवली लगे हुए भी हैं। इसके एटमॉस्फेयर में आपको नाइट्रोजन और आर्गन ज्यादा देखने को मिलेगा। इट हैज 2 सैटेलाइट्स, फोबोस एंड डीमोस। डीमोस इज इनफैक्ट द स्मॉलेस्ट
सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, और इसके ऊपर एक माउंटेन है विच इज निक्स ओलंपिया, जो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है एंड मोस्ट कॉमनली इसे रेड प्लैनेट का टैग दिया गया है। टॉकिंग अबाउट जुपिटर, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, एंटायरली गैस से मिलके बना हुआ है, रोटेशन लीस्ट है, मतलब अपने एक्सिस के ऊपर 9 आवर्स एंड 56 मिनट में अपना डे कंप्लीट कर लेता है। एंड इसकी एक सैटेलाइट है गैनीमीड विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, मतलब इसका एक मून है, और ये मून जो है मतलब अर्थ से भी कई गुना ज्यादा बड़ा माना जाता है। टॉकिंग अबाउट सैटर्न, नोन फॉर इट्स यूनिक रिंग्स, रिंग्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स, जनरली रॉक्स और डस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, और सबसे फ्लैट सरफेस है इसका। सैटेलाइट्स सबसे ज्यादा टाइटन, फोब एंड टेथिस। देन आता है यूरेनस, ये पहला प्लैनेट है जिसको हम लोगों ने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया था, और इसका भी रोटेशन थोड़ा सा यूनिक है, ये नॉर्थ टू साउथ एक्सिस पे रोटेट करता है। इसे ग्रीन प्लैनेट का टैग दिया गया है। एंड लास्ट जो सबसे दूर है प्लैनेट, दैट इज नेपट्यून, इसको सन का एक ऑर्बिट करने में 164 ईयर्स लग जाते हैं, एंड ये ब्लू कलर का हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट आपको ये कह रहा है कि अ ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। एक स्फेरिकल फिगर है, और अगर इस फिगर के ऊपर आप सबसे ग्रेटेस्ट सर्कल ड्रॉ करें, उसको हम एक ग्रेट सर्कल बोलेंगे। ये ग्रेट सर्कल जरूरी नहीं कि ऐसे ही ड्रॉ होगा, इसको आप इस तरीके से कैसे भी एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू इक्वल हाफ्स। इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ। देखिए ग्रेट सर्कल होता क्या है। ग्रेट सर्कल एक ऐसा लार्जेस्ट सर्कल है जो आप किसी स्फेयर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अर्थ एक 3D फिगर है, 3D है, तो 3D में सर्कल का स्फेयर होता है। तो आप देखो, ये जो आप हाईलाइटेड लाइंस देख रहे हो, दीज हाईलाइटेड लाइंस आर दी ग्रेट सर्कल्स। एक ग्रेट सर्कल आप ये देख रहे हो जो कॉमन है, जिसको आप इक्वेटर का नाम देते हो। एक ग्रेट सर्कल आप इस तरीके से भी बना सकते हो, तो ठीक है। दूसरी चीज, आप कोई भी ग्रेट सर्कल बना लो, ये अर्थ को हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा। इट विल डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। सो इस हिसाब से हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तो 1 और D तो इसका आंसर हो नहीं सकता। बात करते हैं, इट ऑलवेज स्लाइसेस द स्फीयर इनटू आइडेंटिकल हाफ्स और हेमिस्फीयर। द आर्क ऑफ अ ग्रेट सर्कल प्रोवाइड्स द एब्सोल्यूट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ही ग्रेट सर्कल बताता है, ठीक है। सो यस, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। और कितने ग्रेट सर्कल्स आप अर्थ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, देखिए सबसे पहला ग्रेट सर्कल तो आपका एक लैटिट्यूड आता है, जिसको आप इक्वेटर बोलते हो, जो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। बाकी जितने भी लॉन्गिट्यूड आप ड्रॉ कर सकते हो, ऑल द लॉन्गिट्यूड्स दैट वी ड्रॉ, जो कि नॉर्थ से साउथ पोल तक जाते हैं, ये सारे के सारे ग्रेट सर्कल में ही काउंट होंगे। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है आपका नेविगेशन में। जो पायलट्स हैं, जो कमर्शियल फ्लाइट्स वगैरह, जो भी फ्लाइंग पाथ जो बनाए जाते हैं, एफिशिएंट फ्लाइंग पाथ इन ग्रेट सर्कल की स्टडी करके ही बनाए जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ अर्थ, तो अर्थ कुछ इस तरीके की शेप प्रेजेंट होती है। इसी शेप को हम जियोइड शेप बोलते हैं, या फिर ओब्लेट स्फेरॉइड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो टॉप और बॉटम पोर्शन है वो थोड़ा सा फ्लैट है, और साइड से ये बल्ज आउट हो रही है। द रीजन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स जो है इक्वेटर से अर्थ को बाहर की तरफ पुश करता है, और पोल से अर्थ हमारी फ्लैट होती जाती है। टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ अर्थ, रोटेशन और रेवोल्यूशन, 2 तरीके की मूवमेंट होती है। अर्थ जो है आपकी, वो एक एक्सिस पे टिल्टेड है। इस एक्सिस को हम 23.5 डिग्री का टिल्ट बोलते हैं। इस टिल्ट की वजह से अर्थ के ऊपर जब रोटेट होती है अर्थ अपने ही एक्सिस पे, जब ये रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से डे और नाइट का फिनोमिना आता है। तो रोटेशन के लिए 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड का टाइम लिया जाता है। और रेवोल्यूशन क्या होता है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स सन का ऑर्बिटल राउंड काटते हैं। इस ऑर्बिटल राउंड को रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिसकी वजह से हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं नॉर्मली। और रेवोल्यूशन की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर सीजन्स का चेंज आता है, समर विंटर वगैरह का चेंज रेवोल्यूशन की वजह से आता है। रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज 6 आवर्स एंड 9 मिनट्स का टाइम लिया जाता है।
अर्थ के ऊपर हमने कंसेप्ट बनाने के लिए दो इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है, एक ऐसी वर्टिकल लाइन जिन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है और एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जिन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है। लैटिट्यूड मैंने बताया ग्रेट सर्कल इक्वेटर, देन आपका नॉर्थ में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों का कोऑर्डिनेट 23.5 डिग्री, देन 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक सर्कल, साउथ पे एंटार्क्टिक सर्कल आते हैं। लैटिट्यूड्स का काम होता है अर्थ के ऊपर क्लाइमेट जोन्स को क्रिएट करना, जनरली जोन्स को क्रिएट करना, और जो जितनी भी क्लाइमेट की हम स्टडी करते हैं वो लैटिट्यूड्स के बेसिस पे की जाती है। देन लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो अर्थ के ऊपर जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ऐसे नॉर्थ टू साउथ पोल तक रन होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स हमारे लिए दो ही इंपॉर्टेंट है, एक प्राइम मेरिडियन विच इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर टाइम जोन्स क्रिएट करते हैं, दूसरा इंटरनेशनल डेट लाइन जिसकी हेल्प से हम लोग अर्थ के ऊपर डेट सेटअप करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स का जो काम होता है अर्थ के ऊपर टाइम एंड डेट की कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा किया जाता है। बात करेंगे अर्थ की और सन की मूवमेंट से रिलेटेड, तो दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। दो ऐसे फिनोमिना होते हैं, एक होता है इक्विनॉक्स, ठीक है, और एक होता है सोल्स्टाइस। इक्विनॉक्स जब भी आप पढ़ेंगे, इक्विनॉक्स मींस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, ठीक है, दिन भी 12 घंटे का, रात भी 12 घंटे की। सोल्स्टाइस का मतलब होता है कि डे और नाइट कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट, कभी दिन बड़ा होगा तो कभी रात बड़ी होगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस पोजीशन ऑफ सन इन रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ये भी साल में 2 बार होता है इक्विनॉक्स, और सोल्स्टाइस भी आपका साल में 2 बार क्रिएट होता है। सबसे पहले मैं सन की जो पोजीशन लूंगा वो डायरेक्टली हमारे इक्वेटर के ऊपर लूंगा, 0 डिग्री के ऊपर। तो जब सन डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पैरेलल होता है, इस पोजीशन को हम लोग इक्विनॉक्स बोलेंगे, ठीक है। पहला इक्विनॉक्स की डेट आप लोग ध्यान रखेंगे, दैट इज मार्च 20th, ठीक है, मार्च 20th को आता है आपका पहला इक्विनॉक्स। इस दिन पे सन के अर्थ के ऊपर इक्वल डे इक्वल नाइट का फिनोमिना क्रिएट होता है। फिर सन जो होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में मूव कर जाता है, कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और इस सिचुएशन में क्रिएट होता है समर सोल्स्टाइस, ठीक है, समर सोल्स्टाइस क्रिएट होता है। ये समर सोल्स्टाइस की जो डेट आती है, ये डेट लगभग आती है जून 21, इंटरनेशनल योगा डे भी होता है इस दिन। जून 21 की डे को नॉर्थ हेमिस्फीयर वालों के लिए यानी कि हमारे लिए होता है लॉन्गेस्ट डे, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात मानी जाती है। फिर सन जो होता है वापस अपनी मीन पोजीशन यानी कि इक्वेटर के ऊपर आ जाता है, तो आपको मिलेगा साल का दूसरा इक्विनॉक्स जिसकी डेट आती है सितंबर 23, इसे भी इक्विनॉक्स कहा जाता है। और फिर सन सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है 23.5 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, और इस दिन विटनेस किया जाता है विंटर सोल्स्टाइस, ठीक है। विंटर सोल्स्टाइस विटनेस किया जाता है दिसंबर 22 को, और इस दिन सदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए लॉन्गेस्ट डे माना जाता है और हम लोगों के लिए शॉर्टेस्ट डे भी सिचुएशन ये क्रिएट होती है। एक चीज और, जो ये मार्च 20th वाला जो इक्विनॉक्स है इसे हम वर्नल इक्विनॉक्स का नाम देते हैं, और सितंबर 23 वाला जो इक्विनॉक्स है इसे हम ऑटमनल इक्विनॉक्स का नाम देते हैं। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, मार्च के आसपास हमारे यहाँ पे स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है और सितंबर के आसपास ऑटम सीजन क्रिएट हो जाता है। तो बस आपको सन को पहले इक्वेटर, देन नॉर्थ हेमिस्फीयर, फिर इक्वेटर, फिर सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करना, ये कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाएगा। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं द टाइप्स ऑफ प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स ये वही प्लेट्स हैं जिन प्लेट्स के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, ओशियंस क्रिएट हुए हैं, और प्लेट्स की मूवमेंट से डायरेक्टली हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स भी क्रिएट होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट की जो थ्योरी है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, कमेंट में आपको सबसे पहला क्वेश्चन इसका आंसर देना है, हु गेव दिस थ्योरी, ठीक है, किसने ये थ्योरी दी थी और उस थ्योरी को देने के लिए क्या क्या एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए थे, कमेंट में आपको बताना है। टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ प्लेट, तो दो तरीके की प्लेट होती है, एक कॉन्टिनेंटल और एक होती है ओशियानिक। कॉन्टिनेंटल प्लेट वो प्लेट होती है जिसके ऊपर अर्थ का सारा क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो डेंस जो सरफेस है, ये सरफेस क्रिएट होता है जिससे हमारे कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। बट कंपैरेटिवली इसका जो वेट है, इसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी लाइट मानी जाती है,
ठीक है, जैसे आपके यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट, साउथ अमेरिका की प्लेट, ये ऐसी प्लेट्स हैं जिसने सिर्फ अर्थ के ऊपर कॉन्टिनेंट्स को ही फॉर्म किया। सेकंड आती है ओशियानिक प्लेट्स, ये वो पार्ट है टेक्टोनिक प्लेट्स का जिसके ऊपर ओशियंस क्रिएट हुए हैं। ठीक है, ओशियन की वजह से इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा हैवी मानी जाती है। तो अगर आप इस इमेज में देखेंगे कि अगर कोई ओशियानिक क्रस्ट किसी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराता है तो ओशियानिक क्रस्ट जो है नीचे की तरफ बेंड हो जाता है, बिकॉज इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब क्या सर हर टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से हेड ऑन कोलाइड होती है? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। अर्थ के ऊपर 3 तरीके की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट विटनेस की जाती है। सबसे पहला जो मूवमेंट होता है वो होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसे डाइवर्जेंट मूवमेंट भी बोलते हैं, जिसमें कोई दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं। तो अगर कोई दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, इससे जो अर्थ के अंदर का जो मैग्मा स्टोर्ड होता है उसको बाहर आने की जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से नए सरफेसेस, नए क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है। वो लावा सॉलिडिफाई होगा और सॉलिडिफाई होके ओशियानिक क्रस्ट या अलग अलग तरीके से बदलेगा। जहां पे भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट जाती हैं वहां पे आपको रिफ्ट वैली मतलब ऐसी गहरी गहरी वैलीज, बहुत डीप वैलीज और काफी सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। दूसरी और सबसे कॉमन जो टेक्टोनिक मूवमेंट होती है जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से कोलाइड होती हैं, तो आपस में टकराती हैं, और इसे कन्वर्जेंट मूवमेंट कहा जाता है। इसकी वजह से काफी सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि फोल्ड माउंटेन्स। हमारे जो हिमालयाज हैं वो दो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बने थे, ये टकराती गई और इस तरीके से माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। प्लस इससे आपको अर्थक्वेक का फिनोमिना भी डायरेक्ट विटनेस होगा। थर्ड मूवमेंट आती है हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसमें दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से पैरेलल ब्रश अप होके चली जाती हैं। हालांकि इसमें कोई लैंडफॉर्म्स का ज्यादा तो क्रिएशन नहीं होती, बट हाँ अर्थक्वेक की कंडीशन जो है आपको बिल्कुल विटनेस होती हुई यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्लेट्स जो आपस में ग्राइंड हो रही हैं और ग्राइंड होने की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। एक कॉमन सवाल होगा सबके मन में कि सर कितना मूव करती हैं अर्थ के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स? तो एक एनुअल नंबर जो चलता है दैट इज दे मूव अराउंड 2 सेंटीमीटर पर ईयर। 2 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूवमेंट जो है नोटिस की जाती है। और फास्टेस्ट प्लेट भी है भाई, जो सबसे ज्यादा मूवमेंट दिखाती है उस प्लेट का नाम है नाज़का प्लेट। इट्स अ माइनर प्लेट बट इसकी मूवमेंट जो है सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होती है। अब अर्थ के अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो इस इंटीरियर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है जी हमारा क्रस्ट, देन आता है मेंटल और फिर आता है हमारा कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो है वो हमारे अर्थ का सबसे आउटर लेयर है, ये वो लेयर है जो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम आवर सरफेस टिल 100 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होता है आपका क्रस्ट। एंटायरली सॉलिड मटेरियल, रॉक मटेरियल से मिलके बना है। ठीक है, केमिकल्स आपको यहाँ पे सिलिका एंड एल्यूमिनियम की कॉम्पोजिशन में देखने को मिलेंगे। डिसकंटिन्यूटीज को याद करने का एक बेहतरीन तरीका है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अर्थक्वेक की तीनों वेव्स यहाँ से ट्रैवल करती हैं, चाहे वो पी वेव हो, एस वेव हो या फिर एल वेव्स हो। फिजिकल कॉम्पोजिशन एंटायरली सॉलिड और सिर्फ 0.5% ही अर्थ का कंस्टिट्यूट करती है, यानी कि बहुत कम है। टॉकिंग अबाउट मेंटल हमारी मिडिल लेयर है, लगभग 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है, यानी कि सबसे बड़ी लेयर इसी को माना जाता है। इसकी जो फर्स्ट कपल ऑफ 100 लेयर्स हैं फ्रॉम 100 to 200 किलोमीटर, ये लिक्विड हैं। सर लिक्विड कौन सा? ये वही मैग्मा है जो वॉल्केनो में फट के बाहर लावा के रूप में आता है, और इसी लेयर को हम एस्थेनोस्फेयर भी बुला सकते हैं। क्या? बुलाते हैं। ठीक है, देन इसका जो मटेरियल केमिकल कॉम्पोजिशन है वो आपको सिलिका एंड मैग्नीशियम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक की सिर्फ पी और एस वेव यहाँ से ट्रेवल करती है, और पी वेव तो देखिए सारे मटेरियल से ट्रेवल करती है। एस वेव सिर्फ ट्रेवल करती है आपकी जहां पे मेंटल जो है रॉकी पार्ट से मिलके बना है। फिजिकल कॉम्पोजिशन पार्टली मोल्टन क्यों? ऊपर वाली लेयर में मैग्मा है, नीचे तक 3000 किलोमीटर तक पूरा सॉलिड है ये सरफेस। 83% वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करती है आपकी मेंटल। टॉकिंग अबाउट कोर इज द मोस्ट इनर मोस्ट पार्ट ऑफ योर आपका अर्थ का, और ये कोर जो है अर्थ में लगभग
78 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पे आपको निकल एंड आयरन काफी अच्छा देखने को मिलेगा। सिर्फ पी वेव ही यहाँ से ट्रेवल करती है। फिजिकल कॉम्पोजिशन, आउटर पार्ट जो है इसका वो लिक्विड है, इनर पार्ट जो है वो रॉक से मिलके बना है। वॉल्यूम 16% वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंड होती है। और देखो ये चीज एलएमआर के थ्रू भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वही पीडीएफ है जो लास्ट के इन 30 डेज में रामबाण इलाज करने वाली है तुम्हारा। ठीक है, ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, क्रस्ट, आउटर मोस्ट लेयर ब्रिटल है नेचर में। ठीक है, बहुत फटाफट तरीके से ये टूट भी जाती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक ओशियानिक और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सिलिका, एल्यूमिनियम और सबसे कॉमन बेसॉल्ट रॉक देखने को मिलेगी। देन ये देखो मेंटल, पहला ये बताया था एस्थिनोस्फेयर, फिर मेंटल के दो पार्ट हैं। ठीक है, जिसको आप पूरा का जो अपर मोस्ट पार्ट है इसको लिथोस्फेयर का नाम भी आप दे सकते हो। सिलिका, मैग्नीशियम आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर बात करें कोर की, तो कोर जो है, आउटर कोर जो है ये आपका लिक्विड है और इनर कोर जो है पूरा का पूरा सॉलिड है। निकल और आयरन यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। टॉकिंग अबाउट डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी को याद रखने के लिए कोई रट्टा नहीं लगाना, एक निमोनिक दे रहा हूं, याद रख लो। कु, मा, री, गर्ल। कुमारी लगता है गर्ल्स के सरनेम में कभी कभी लगता है, और गर्ल। ठीक है, इससे याद रखेंगे कॉनराड, मां से याद रखेंगे मोहो, री से याद रखेंगे रेपीटी, जी यू यानी कि ग से याद रखेंगे ग्यूटेनबर्ग वी चार्ट, और एल से याद रखेंगे लेहमन। अब सर याद भी करा दो किसके बीच में, बहुत आसान है। कॉनराड क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, आउटर एंड इनर। मोहो जो है वो क्रस्ट को मेंटल से डिवाइड करता है। ठीक है, क्रस्ट को मेंटल से करता है, या इनर क्रस्ट को आउटर मेंटल, ये वाला पार्ट इनर क्रस्ट है, ये आउटर मेंटल है, या फिर इनर क्रस्ट को एस्थेनोस्फेयर से भी सेपरेट करता है। बात करें रेपीटी की, रेपीटी मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, आउटर एंड इनर मेंटल। देन ग्यूटेनबर्ग मेंटल को कोर से डिवाइड करता है, और लेहमन कोर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर। इसके अलावा डिसकंटिन्यूटी के लिए आपको कोई बेस्ट ट्रिक देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं अगर इंटीरियर की, तो रॉक्स की बात करें बिना तो कंसेप्ट पूरा हो ही नहीं सकता। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है जी आपका इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स का डायरेक्ट फॉर्मेशन जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से एसोसिएटेड है। ये वो रॉक्स हैं जो लावा अर्थ के सरफेस के ऊपर आया, ठंडा हुआ और रॉक में कन्वर्ट हो गया। जरूरी नहीं है कि सारा का सारा लावा अर्थ के ऊपर ही आके ठंडा होगा, कुछ लावा अर्थ के अंदर भी ठंडा हो जाता है, जिसे हम इंट्रूसिव रॉक्स का नाम देते हैं। और एक्सट्रूसिव वो होती हैं जो अर्थ के सरफेस के बाहर आके ठंडी होती हैं। एग्जाम्पल एक्सट्रूसिव के तो बेसॉल्ट, गैब्रो, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट एंड रायलाइट। इंट्रूसिव की बात करें तो ग्रेनाइट, डायराइट एंड सम प्लूटोनिक रॉक्स। फिर आती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं, जब डिपोजिशन होता है। ठीक है, रिवर करे, चाहे विंड करे, चाहे कोई भी तरीके से किसी भी एजेंट के थ्रू लेयर्स में डिपोजिशन होता रहता है, और ये डिपोजिशन होने की वजह से, प्रेशर की वजह से, कंप्रेशन की वजह से रॉक्स बननी शुरू हो जाती हैं, उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। अर्थ पे जितने भी फॉसिल्स मिलते हैं वो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में ही देखने को मिलेंगे। इसके एग्जांपल्स सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, क्ले एंड शेल, ये मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। जिप्सम सॉल्ट एंड सॉल्टपेटर केमिकल नेचर से हैं, बनती हैं। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कोल, पीट, चॉक एंड लिग्नाइट, ये ऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। एंड लास्ट होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस वर्ड का ही मतलब होता है चेंज। तो ये वो रॉक्स हैं जो नेचर में आपको अलग से नहीं मिलेंगे। बट क्या होता है कि अगर इग्नियस रॉक ने अपनी फिजिकल अपीयरेंस या केमिकल नेचर चेंज कर लिया, या सेडिमेंट्री रॉक्स ने अपनी फिजिकल अपीयरेंस या केमिकल नेचर चेंज कर लिया, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और क्या होता है, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू वॉल्यूम, ड्यू टू टेम्परेचर, जब रॉक्स अपनी शेप बदल लेती हैं, अपना केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर लेती हैं, उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बोला जाता है। ठीक है, और एक एग्जाम में टर्म बहुत यूज होता है, दैट इज ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये वो रॉक्स होती हैं जो इग्नियस रॉक से कन्वर्ट होके मेटामॉर्फिक रॉक्स में बन जाती हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लास्ट के 30 डेज बचे हैं एंड आप थोड़े से क्लूलेस हैं कि प्रेपरेशन कैसे करें, और अपनी प्रेपरेशन को आपको एक बूस्ट देना है,
तो दिस क्रैश कोर्स इज मस्ट फॉर यू। अगर आप डे 1 से लेके डे 30 तक इंटेंस रिविजन और अपनी पढ़ाई को एक एक्स्ट्रा एज देना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स यूजिंग द इनसाइट एसएसबी ऐप। ये कोर्स लाइव है और इस कोर्स का टाइम टेबल, सब चीज़ें, सारे इनिशिएटिव्स आपको हमारे टेलीग्राम पे भी और ऐप के अंदर सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें जीएस को स्ट्रेटेजिकली कवर करवाया जाएगा। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के फेवरेट हैं आपको करवाए जाएंगे। देन एलएमआर के रिवीजन सेशंस भी इसमें कंडक्ट होते हैं, विच आर वेरी मस्ट, जो भी इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहा है। तो इफ यू वांट, इस कोर्स में आप जाके एनरोल कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद कॉम्पोजिट वॉल्केनोज। वॉल्केनोज आजकल एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत आ रहा है, ठीक है जी। कॉम्पोजिट वॉल्केनो की बात हो रही है। क्या ये वॉल्केनो एक्सप्लोसिव इरप्शंस करता है? क्या ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल इजेक्ट करता है? पायरोक्लास्टिक मतलब इस तरीके से इजेक्शन होता है जैसे बम पटाखे फटते हैं ना, ऐसे दूर दूर तक चीज़ों को फेंकता है ना, बहुत ही एक्सप्लोसिव इरप्शन देखने को मिलता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एशेस एक्यूमुलेट नियर वेंट फॉर्मिंग लेयर्स। ये जो मटेरियल है वेंट के आसपास जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत लेयरिंग देखने को मिलती है। कौन सा स्टेटमेंट आपको इनमें से करेक्ट लग रहा है? इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वॉल्केनोज का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वॉल्केनोज हमारे अर्थ के ऊपर एक ऐसी ओपनिंग है जहां से अर्थ के अंदर का मटेरियल निकल के आता है। सर कौन सा मटेरियल? 60 to 90% तो देखिए वाटर वेपर ही होता है। देन गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ रॉक्स, कौन सी? इग्नियस रॉक्स, और अल्टीमेटली ये जो मोल्टन मटेरियल देखते हैं आप, इसे लावा बुलाया जाता है। धरती के अंदर जब ये होता है इसे मैग्मा बोलते हैं, जब ये धरती के बाहर आ जाता है इसे लावा का टर्म दिया जाता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज, ये जो आप ओपनिंग देख रहे हैं जहां से सारा मटेरियल इजेक्ट होता है, जब इसकी ओपनिंग थोड़ी सी छोटी होगी तो उसे हम वेंट बुलाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वॉल्केनो इरप्ट होता रहता है तो ये ओपनिंग बड़ी होती रहती है। जब इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसे क्रेटर कहा जाता है, और जब इसका साइज और बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि भाई ये माउंटेन अपने आप में ही टूट कर गिर रहा है, उसे कैल्डेरा का नाम दिया जाता है। कैल्डेरा इज अ टाइप ऑफ ओपनिंग जहाँ पे जब मटेरियल ब्लास्ट होता है तो माउंटेन क्रैश होके अपने अंदर ही गिर रहा होता है। देन डाइक्स क्या होती हैं? जब आपका मैग्मा वर्टिकली डिपॉजिट हो जाता है अर्थ के अंदर। एंड सिल्स क्या होते हैं? जब ये मैग्मा हॉरिजॉन्टली डिपॉजिट हो जाता है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज की अगर मैं बात करूं तो शेप के बेसिस पे कुछ वॉल्केनोज को हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले आते हैं आपके शील्ड वॉल्केनो। शील्ड मतलब कुछ इस तरीके के वॉल्केनो होते हैं, बहुत ब्रॉड होते हैं, दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। इनकी जो स्लोप होती है वो बहुत ज्यादा हाइट में ऊंचे नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनका लावा जो है दूर दूर तक फैलने वाला होता है, जैसे मोना लोआ। दूसरे आते हैं सिंडर कोन वॉल्केनो। सिंडर कोन वॉल्केनोस क्या होते हैं? इनकी हाइट तो बहुत ज्यादा नहीं होती, बट साइड्स आर वेरी स्टीप, चढ़ाई बहुत ज्यादा ऊंची मानी जाती है। और ये जो वॉल्केनो हैं, इन वॉल्केनोस जो हैं ये वॉल्केनिक ऐश और रॉक से मिलके बने होते हैं, जैसे पेरिक्यूटिन। तीसरा आता है कॉम्पोजिट वॉल्केनो। कॉम्पोजिट मतलब इन्हें स्ट्रैटो वॉल्केनो भी कहा जाता है। ये इतने ऊंचे होते हैं हाइट में, मतलब जितने भी धरती पे आप वॉल्केनोस देखेंगे अगर उनकी हाइट बहुत ऊंची है उन्हें कॉम्पोजिट वॉल्केनो कहा जाता है। टॉल होते हैं, बहुत स्टीप होते हैं, और इनकी लेयरिंग भी होती है। यस, इनके आसपास लावा और ऐश जमा रहता है, और इसके अंदर का जो मटेरियल है वो इतना वायलेंटली इरप्ट होता है कि इरप्शंस दूर दूर तक विटनेस और काफी ज्यादा आसमान में ऊपर वो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यस, ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है। लास्ट इज लावा डोम। लावा डोम मतलब डोम शेप्ड होते हैं, प्लेट्यू शेप्ड होते हैं, और ये इस तरीके के लावा से बने होते हैं जो थिक होता है, जो वहीं पर जमा हो जाता है, जैसे कि लासन पीक। हमने मैग्मा के कंटेंट के बेसिस पे भी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला इज एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो वो होता है जिसका मैग्मा चेम्बर, जहाँ पे सारा मैग्मा स्टोर्ड होता है, ये फुल होता है। मतलब ऐसे वॉल्केनोस जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते रहेंगे। दूसरा होता है आपका डॉर्मेंट वॉल्केनोस। ये वो वॉल्केनोस हैं जिनका मैग्मा चेम्बर इज हाफ एम्प्टी, मतलब इनका इरप्शंस फ्रीक्वेंट तो नहीं होगा, बट कह सकते हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल में इरप्शन पॉसिबल है। एंड लास्ट इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ये वो वॉल्केनोज हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी इरप्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका मैग्मा चेम्बर पूरा एम्प्टी हो चुका है। ठीक है।
तो ये हैं आपके वोल्केनोस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एस वेव इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट्स को स्पेशली एग्जाम में इस तरीके से सर्कल आउट जरूर करके आना। क्यों? हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम नॉट को पढ़ते ही नहीं है, जिसकी वजह से सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है और एग्जाम में तो एक एक नंबर की फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे रॉन्ग लग रहा है? क्या एस वेव स्लोअर होती है पी वेव से? बिल्कुल होती है, ये तो करेक्ट है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव्स लेस डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम आते हैं। एस वेव्स कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, ये मैंने आपको अभी बताया, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड रॉक से ही ट्रेवल करती हैं। सीज्मोलॉजिस्ट ने कंक्लूड किया है कि अर्थ का जो आउटर कोर है वो लिक्विड ही है। अभी हमने अर्थ के सरफेस पे पढ़ा था कि जो अर्थ का कोर है, जो आउटर कोर है वो लिक्विड है और जो इनर कोर है वो रॉक से मिलके बना है। सो यस, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट, यही इसका आंसर है। क्योंकि एस वेव्स में देखा जाता है कि सबसे ये जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं एक तरीके की, ठीक है, ये वेव्स ऐसी होती हैं जो बिल्डिंग्स के ऊपर और रोड्स के ऊपर बार बार इफेक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज एस वेव्स की काफी ज्यादा होती हैं। ठीक है, एज कंपेरेटिवली टू प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स थोड़ा सा ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं और सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन तो एल वेव ही क्रिएट करती है। टॉकिंग अबाउट वेव्स, तो पी वेव जो होती है उसको प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले पहुंचती है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, 7 to 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रेवल कर सकती है। देन सेकेंडरी वेव्स, ये सीस्मोग्राफ पे सेकंड पहुंचती है, पी वेव के बाद रिकॉर्ड होती है। जैसे पी वेव अगर इस तरीके से मूव हो रहा है तो कह सकते हैं ठीक है पी वेव। अगर इसमें थोड़ी सी सीस्मोग्राफ के ऊपर ऐसी मूवमेंट आई तो समझ में आता है एस वेव। ठीक है, कोर से नहीं जाती, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से जाती है। डिस्ट्रक्टिव है एल वेव से कम, पी वेव से ज्यादा। और अगर सीस्मोग्राफ के ऊपर ऐसी मूवमेंट आई दैट मीन्स एल वेव्स भी रिकॉर्ड हुई हैं। और अगर एल वेव्स रिकॉर्ड हो गई, जिन्हें आप एक तरीके से राले वेव्स भी बुला सकते हैं, दिस वेव इज ओनली, मतलब ये एक ऐसी वेव है जो सरफेस के ऊपर ही चलती है अर्थ के। और अगर ये वेव रिकॉर्ड हुई तो इसका मतलब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा रही होगी। कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं अर्थक्वेक की। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है सीज्मोलॉजी। इसकी स्टडी को कहा जाता है। सीज्मोग्राफ इज अ डिवाइस जिसको से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। मैप के ऊपर अगर आपको अर्थक्वेक को मार्क करना है, आइसोसिस्मिक लाइंस का यूज करना होता है। फोकस एंड एपिसेंटर बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, तो आप फोकस हमेशा मन के अंदर करते हैं। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जहां से टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट शुरुआत हुई। और इसके परपेंडिकुलरली अबव सरफेस के ऊपर जहां पे अर्थक्वेक पहली बार विटनेस किया गया, महसूस किया गया, उस पॉइंट को एपिसेंटर का नाम दिया जाता है। एपिसेंटर इज आउटसाइड द सरफेस। फोकस या फिर हाइपोसेंटर ये अर्थ के सरफेस के अंदर पाया जाता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है जहां पे रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, रॉक्स घिसती हैं। और उसमें पूछा है केमिकल नेचर की वजह से। केमिकल नेचर मतलब जब रॉक्स के मिनरल्स किसी केमिकल रिएक्शंस की वजह से ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं, उसे केमिकल वेदरिंग कहा जाता है। आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो केमिकल वेदरिंग में नहीं आता। तो एक बार मैं आपको वेदरिंग के टाइप्स बता देता हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग मतलब फिजिकल एजेंट्स, जैसे कि हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, क्रिस्टलाइजेशन, जैसे फ्रॉस्ट है, स्नो की वजह से रॉक्स क्रैक होती हैं। हीट, इंटेंस हीटिंग, कूलिंग डाउन की वजह से होती हैं। सॉल्ट, जब सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन होने लग जाता है, मतलब रॉक्स के ऊपर सॉल्ट जमा होने शुरू हो जाते हैं। और जब पत्थर आपस में घिसते हैं, इसे बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में आता है डिसोल्यूशन, जब मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, आइदर वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर खराब हो सकते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग में रूट्स वेजिंग, प्लांट की रूट्स रॉक्स को तोड़ सकती हैं। बरोइंग एनिमल्स, लाइकन्स एंड मॉसेस इसके एग्जाम्पल है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। एसिड का एक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन केमिकल वेदरिंग का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग regions of the earth is the ozone hole prominently observed from stratosphere।
सबसे पहले तो आपको इसने एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर किया कि जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। अब अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर एक कवरिंग का काम करता है जो सन की रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। बट कुछ ऐसे एरियाज हैं अर्थ के ऊपर जहाँ पे ओजोन होल की जो एक फिनोमिना है, यहाँ पे एक छोटा सा एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे ओजोन नहीं है, वो आपको धरती पे कहाँ देखने को मिलेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एंटार्क्टिक रीजन में आपको ओजोन होल का फिनोमिना ज्यादा देखने को मिलता है। अर्थ के अगर मैं एटमॉस्फेयर के बारे में बात करूं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कुछ लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहली जो लेयर आती है इट इज ट्रोपोस्फेयर। लोवेस्ट लेयर है, पोल्स के ऊपर 8 किलोमीटर और इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। इसी लेयर के अंदर सारे के सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, चाहे कुछ भी हो, बारिश है, बिजली कड़कना है, ओले पड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी वेदर फिनोमिना है वो सब आपको इसी लेयर में देखने को मिलेगा। टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। आप 165 मीटर हाइट इंक्रीज करेंगे, 1 डिग्री टेम्परेचर का आपको ड्रॉप देखने को मिलता है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है। सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, ये एक्सटेंड होती है 50 किलोमीटर्स तक रफली, और इस लेयर में ही आपको ओजोन देखने को मिलेगी। यही लेयर हमें सन की यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि ओजोन लेयर यहाँ पे ट्रैप कर रही है हीट, यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाइट के साथ इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। देन फॉलोड बाय मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर है, -100 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे चला जाता है। सो टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन हाइट, 80 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है, और इसी लेयर में जितने भी मीटेओराइट्स अगर अर्थ के अंदर कोई एंटर कर जाए, यहीं पे बर्न होके शूटिंग स्टार का फिनोमिना हमें देते हैं। नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर, या फिर आप इसको आयनोस्फेयर भी बुला सकते हैं। ये वो लेयर है जहाँ पे चार्ज्ड पार्टिकल्स, सन की रेडिएशन से ये चार्ज पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाती है, और इन्हीं पार्टिकल्स के थ्रू अर्थ के ऊपर रेडियो कनेक्शन, रेडियो वेव से कनेक्शन बनाया जाता है। ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन इसी लेयर के थ्रू पॉसिबल है। ऑरोरा फॉर्मेशन, जो आपने नॉर्दर्न लाइट्स ग्रीन कलर की लेयर्स देखी होंगी, वो लेयर्स इसी आयंस के साथ रिएक्ट होकर सोलर रेडिएशन से बनाई जाती है। क्योंकि यहाँ चार्ज पार्टिकल्स हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन हाइट। एंड लास्ट लेयर आती है एग्जॉस्फेयर। आप लिटरली आउटर स्फेयर में पहुंच चुके हो। इस लेयर में आपको सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगी, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है क्यों? क्योंकि सन से कोई नहीं आपको बचा सकता। हाइड्रोजन और हीलियम ही यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अगर मैं अर्थ के प्रेशर सिस्टम की बात करूं तो प्रेशर सिस्टम एक ऐसा फिनोमिना है, ऐसा क्लाइमेटोलॉजी का एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से हमें दो चीज़ें समझ में आती है। एक, एयर की सर्कुलेशन, दूसरा कि अर्थ के ऊपर किस तरीके से विंड्स काम करती हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्रेशर सिस्टम जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, लैटिट्यूड्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। सो सबसे पहले दो पॉइंट्स हम क्रिएट करते हैं, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में। इस जोन को कहा जाता है द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। लो प्रेशर वहाँ बनता है जहाँ पे हीट अप हो जाता है, जो सरफेस अर्थ का थोड़ा सा गर्म ज़्यादा हो जाता है, वहाँ लो प्रेशर सेल बनते हैं। और हाई प्रेशर सेल्स वहाँ बनते हैं जहाँ पे थोड़ा सा कूलिंग सरफेस आपको देखने को मिलेगा। सर ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरियाज बनते कैसे हैं? अर्थ आपको याद है अपने एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्टेड है, जिसकी वजह से सन अर्थ के कुछ सरफेसेस को ज़्यादा हीटअप कर देता है, कुछ सरफेसेस को कम हीटअप करता है, जिसकी वजह से ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर की कंडीशंस बनती है। और एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ये कि सरफेस के अलोंग हमेशा विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाती है। ये यूनिवर्सल कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो ये जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में आप एरिया देख रहे हो, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे हमेशा गर्मी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे इस बेल्ट को बेल्ट ऑफ काम कहा जाता है। सर क्यों? क्योंकि इस जोन में साइक्लोन्स की फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती। इसे डोल्ड्रम्स या ITCZ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो कोरियोलिस फोर्स विटनेस होती है। ये वो कोरियोलिस फोर्स है जो अर्थ की रोटेशन की वजह से क्रिएट होती है। अब आप चले जाएंगे अगर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में, तो ये वाला जो जोन है
इस जोन को हम बुलाते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, एयर जो है इस जोन से इक्वेटर की तरफ ट्रैवल करती है। क्यों? बताया था मैंने आपको, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस एरिया को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड का नाम भी देते हैं। क्यों? और यहाँ पे आपको जो अर्थ के ऊपर ट्रेड विंड्स फ्लो होते हुए दिखेंगी। ये वो विंड है जो अर्थ के ऊपर हमेशा बनी रहती है। यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े साइक्लोन्स की फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। फिर आप 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के बीच में जाएंगे तो इस बेल्ट को सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। ठंडा इलाका है, ठीक है, पोल की ठंडी हवाएं यहाँ पर आती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको वेस्टर्लीज नाम की विंड चलती हुई मिलेगी। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 डिग्री साउथ पे और 50 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 70 डिग्री साउथ पे जो वेस्टर्लीज ब्लो होती हैं उनका कुछ नाम हमने दिया हुआ है। ये नाम जरा कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे, वीडियो को पॉज करके राइट नाउ कमेंट में बताइए। और जब आप अपने पोल्स के ऊपर जाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ तो आपको यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा बर्फीली हवाएं यहाँ पर चलती हैं और पोलर ईस्टर्लीज नाम की प्लैनेटरी विंड यहाँ पर ब्लो होती हैं। चलो एलएमआर में भी इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स भी क्रिएट होते हैं। ये सेल्स आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो आपको सेल देखा वो होता है हेडली सेल। ठीक है, हेडली सेल कहाँ क्रिएट होता है? ये क्रिएट होता है आपका 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में नॉर्थ और 30 डिग्री बीच में साउथ, यानी कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में ये सेल क्रिएट होता है। उसके बाद जो दूसरा सेल क्रिएट होता है उस दूसरे सेल को हम बुलाते हैं फेरल सेल। फेरल सेल क्रिएट होता है 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में, 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ के बीच में। और थर्ड आपके पोलर रीजन में क्रिएट होता है पोलर सेल। ठीक है, ये आपके 60 डिग्री और 90 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री और 90 डिग्री साउथ के बीच में होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एलएमआर में ऑलरेडी ऐड करके रख दिए हैं। अब बढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे साइक्लोन का नाम दिया जाता है। एक ही चीज़ याद रखनी है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर आपने एक कंसेप्ट को भी अच्छे से पकड़ लिया, दूसरा कंसेप्ट याद करना काफ़ी ईजी हो जाता है। साइक्लोन के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर हमेशा लो प्रेशर सेल होता है, यानी कि साइक्लोन्स की फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहला, टेम्परेचर शुड बी हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, एक बहुत बड़ा सरफेस होना चाहिए, प्रेफरेबली ओशियंस के ऊपर ये ज़्यादा अच्छे से बनते हैं। देन प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब एक ही रीजन में लो प्रेशर और हाई प्रेशर कंडीशंस इज अ मस्ट। ये अगर सेटिस्फाई हो रही हैं कंडीशन तो जी साइक्लोन आपको तेजी से बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो लो प्रेशर होता है सेंटर में और इसके आसपास क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर। तो एक ही जगह पे जब लो प्रेशर और हाई प्रेशर सेल्स बन जाते हैं तो एयर थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करती है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे विंड जो है अंदर की तरफ जा रही है, जिसे कन्वर्जिंग भी कहा जाता है। इसीलिए साइक्लोन्स में ये देखा जाता है कि चीज़ों को अंदर की तरफ खींचता है। और साइक्लोन जो है डिस्ट्रक्शन तो लाता ही लाता है। इसका एक सेंटर पॉइंट जो होता है ना, जहाँ पे लो प्रेशर सेल होते हैं, इसे आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। ये आई ऑफ साइक्लोन एक ऐसा रीजन है जो बहुत ही काम आपको अपीयर होगा, एकदम मस्त मौसम होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। बट जैसे ही आई के बाद वाला सर्कल आता है उस सर्कल में तबाही ही तबाही मानी जाती है। इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। एंटी साइक्लोन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, सेंटर में हाई प्रेशर, ठीक है, और आसपास होता है लो प्रेशर कंडीशंस, जिसकी वजह से विंड जो है बाहर की तरफ जाती है। ये विंड को डाइवर्ज करता है, जिसकी वजह से साइक्लोन मौसम खराब कर रहा था, एंटी साइक्लोन फेयर वेदर कंडीशंस लाता है। डायरेक्शन भी बिल्कुल ऑपोजिट है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी साइक्लोन चलता है। इसके कुछ नाम हैं, ज़रा कमेंट करिए कि ऑस्ट्रेलिया में इसे क्या बुलाया जाता है, चाइना में क्या बुलाया जाता है, देन नॉर्थ अमेरिका में और फिलीपींस में इसको किस लोकल नेम से बुलाया जाता है।
एक टफ वाला नेम मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम दिया जाता है। और एक चीज ध्यान रखिए, आपको ऑन एन एवरेज 5 से 6 या इससे भी कम साइक्लोन इंडिया में देखने को मिलेंगे। और इंडिया में बे ऑफ बंगाल का एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मेजॉरिटी साइक्लोन्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लाउड्स के क्वेश्चन एग्जाम फेवरेट माने जाते हैं। आपको क्लाउड आइडेंटिफाई करना है विद सम ऑफ इट्स फीचर। दे आर मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल्स। अब कुछ बच्चों ने अगर कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा, खासकर अपने बैच वाले स्टूडेंट्स जो हैं, तो यहीं से ही क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। आइस क्रिस्टल का नाम ले दिया तो सर आइस से बनने वाले एक ही क्लाउड होते हैं जिन्हें सिरस क्लाउड्स कहा जाता है। ये वो क्लाउड्स होते हैं जो सबसे हाई एल्टीट्यूड पे देखने को मिलेंगे। बट फिर भी क्वेश्चन को एक बार आगे पढ़ लेते हैं। दे आर थिन स्ट्रिंगी वाइट क्लाउड्स, फेदर जैसी अपीयरेंस होती है और हाई एल्टीट्यूड पे मिलेंगे 10,000 मीटर के आसपास। सारे के सारे इंडिकेशन सिरस क्लाउड्स की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, क्लाउड्स की अगर मैं बात करूं तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स डस्ट पार्टिकल के अराउंड इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, जिससे क्लाउड्स बनते हैं। आइस क्रिस्टल से बनने वाले जो क्लाउड्स होते हैं उन्हें मैंने आपको बताया सिरस क्लाउड्स कहा जाता है। ये आइस क्रिस्टल भी डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड स्टिक अप हो जाते हैं। ध्यान रखिए, क्लाउड्स की जो स्टडी होती है इसे नेफोलॉजी कहा जाता है। अगर मैं क्लाउड्स के टाइप्स की बात करूं, बेसिकली 4 ही बेसिक टाइप्स होते हैं, बट देयर आर सम अदर क्लासिफिकेशन। जैसे हाई क्लाउड्स मतलब जो काफी हाइट पे आपको देखने को मिलेंगे, सिरस, सिरोस्ट्रेटस एंड सिरोक्यूमुलस। मिडिल एल्टीट्यूड पे एल्टो स्ट्रेटस एंड एल्टो क्यूमुलस। लोअर क्लाउड्स मतलब जो बहुत अर्थ के सरफेस के पास होते हैं, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटस क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। और वर्टिकल क्लाउड्स वो होते हैं जो इस तरीके से वर्टिकल शेप में डेवलप होते हैं। इसमें क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आता है। बट आपको 4 ही बेसिक डिवीजन पढ़ने हैं इसके। स्ट्रेटस क्लाउड वो होते हैं जो लोएस्ट एलिवेशन पे मिलेंगे। स्ट्रेटस का मतलब होता है लेयर। ये ऐसे क्लाउड्स होते हैं जो लेयर में बनते हैं और हमारे स्काई का मेजॉरिटी पोर्शन इन्हीं क्लाउड से कवर होता है। ब्लू से ग्रे कलर के हो सकते हैं और पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ बारिश हो सकती है। टॉकिंग अबाउट निम्बस क्लाउड्स वो क्लाउड्स होते हैं जो बिल्कुल डार्क ग्रे कलर के होते हैं और इतने ओपेक होते हैं कि सनलाइट भी इससे पास थ्रू नहीं हो पाती। ठीक है, और क्या होता है, बारिश, थंडरस्टॉर्म, मैक्सिमम रेनफॉल और हेलस्टॉर्म, जो भी तरीके का प्रेसिपिटेशन है, निम्बस क्लाउड्स ही करते हैं। टॉकिंग अबाउट क्यूमुलस क्लाउड्स, ये आपको 2000-4000 मीटर पे देखने को मिलेंगे। इस तरीके से इनकी शेप होती है। बेस इनका फ्लैट होता है, टॉप कॉटन की तरह देखने को मिलता है। एंड सिरस मैंने आपको बताया हाईएस्ट एलिवेशन पे मिलते हैं और आइस क्रिस्टल से बनाए जाते हैं। एक क्यूमुलोनिम्बस, अगर मैं क्यूमुलस और निम्बस को कंबाइन कर दूं तो ये कॉलीफ्लावर शेप के क्लाउड्स होते हैं। कुछ इस तरीके के क्लाउड्स बनते हैं। वर्टिकल क्लाउड्स भी इन्हें कहा जाता है और अपनी एनविल शेप के लिए बहुत ज्यादा माने जाते हैं। इन क्लाउड्स की फॉर्मेशन क्यूमुलस कंजेस्टस क्लाउड से होती है। देन टॉकिंग अबाउट सीरोक्यूमुलस, ये मैकरल स्काई, ये फिश के स्केल्स की पैटर्न की तरह अपीयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सैरागासो सी। कई बच्चों ने सैरागासो सी का नाम ओशियन करेंट्स के रिस्पेक्ट में जरूर सुना होगा, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है जो ओशियन करेंट से थोड़ा लिंक भी करता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें। इट इज द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री। क्या ये ऐसी सी है जिसकी कोई लैंड बाउंड्री विजिबल नहीं है? और अगर नहीं है तो क्यों है? ठीक है, सैरागासो सी सबसे लोएस्ट सैलिनिटी रिकॉर्ड करता है, मतलब यहाँ का जो पानी है बहुत कम नमकीन है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि ओशन करेंट्स पढ़ाने से पहले कुछ मैं आपको चीजें बता देता हूँ। सैरागासो सी एक ऐसा पॉइंट है अटलांटिक ओशन में जहाँ पे आपको वार्म करंट्स और काफी सारे कोल्ड करंट्स का मिक्सचर होते हुए दिखता है, यानी कि कॉन्फ्लुएंस होता हुआ दिखता है। और इस कॉन्फ्लुएंस की वजह से इतनी ज्यादा फॉग क्रिएट हो जाती है जिससे नेविगेशन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए लगता है कि ये एक ऐसी सी बॉडी है जिसकी कोई लैंड बाउंड्री है ही नहीं। इसका नाम सैरागासो क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक सी वीड मिलती है जिसका नाम है सैरागैसम, पानी के ऊपर तैरती है। सैलिनिटी वाला जो पॉइंट है ये गलत है, सो ओनली ए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि सैलिनिटी जो है ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन की सबसे मैक्सिमम सैलिनिटी रिकॉर्ड होते हुए दिखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर का एक तो इन्फ्लक्स बहुत कम है,
काफ़ी कम फ्रेश वाटर है। वार्म करंट्स इतने ज़्यादा हैं कि इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होता है। इवेपोरेशन जल्दी होने की वजह से सैलिनिटी में शार्प इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ इस एरिया में प्रेसिपिटेशन भी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको फ्रेश पानी मिल सके। अब हम बात करते हैं हमारे ओशन करेंट्स की। ओशन करेंट्स को मैप के थ्रू पढ़ना ही सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। तीनों ओशंस, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के मैप्स बना के सारी चीज़ें याद करने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेटर में ले लेता हूँ 0 डिग्री। इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे साउथ, अंडरस्टूड होगा। वार्म करंट्स के लिए मैं रेड यूज करूंगा, उसके लिए ब्लू यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम पैसिफिक ओशन के वार्म करंट्स मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आ रही है लाइन, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये फ्लो ऑफ वाटर होता है, ठीक है। ओशन के ऊपर की जो हवा होती है उसका फ्लो बोलते हैं हम इसको। वार्म करंट वो करंट होते हैं जो इक्वेटर से पोल की तरफ, जिसका एरो में ड्रॉ करूँ। कोल्ड करंट वो होंगे जिसका एरो में पोल से इक्वेटर की तरफ ड्रॉ करूँ, ठीक है। देन यहाँ से एक ऊपर की तरफ टर्न जाता है, ठीक है। इस टर्न को हम बोलते हैं सुशीमा, ठीक है। देन सुशीमा और इसके यहाँ से अंदर जाता है जापानीज करंट, ठीक है। देन जब आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से आपको एक, इस पोर्शन पे, क्योंकि दुनिया गोल है, यहाँ पे आपको एक करंट देखने को मिलेगा जिसे नॉर्थ पैसिफिक करंट बुलाया जाता है। और यहाँ से एक करंट और ऊपर की तरफ जाता है जिसका नाम है अलास्का करंट। ये हैं आपके सारे के सारे नॉर्थ पैसिफिक ओशन के वार्म करंट। कोल्ड करंट्स मार्क आउट कर लें तो यहाँ से एक ओशन करंट आता है जिसका नाम है कामचटका, ठीक है। देन यहाँ से 2 ओशन करंट्स आते हैं, ठीक है। एक का नाम है आपका ओखोस्क और एक का नाम है ओयाशियो। अब मैंने आपको बताया था कॉन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे वार्म और कोल्ड मिल रहे हैं, यहाँ पे वार्म और कोल्ड मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। फॉग होगी प्लस साथ ही साथ अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ से एक करंट नीचे की तरफ जाता है, इसका नाम हमने दिया हुआ है कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। तो ये हैं जी आपके नॉर्थ पैसिफिक ओशन के सारे कोल्ड करंट। बात करें साउथ पैसिफिक ओशन की तो यहाँ पे आता है आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये पूरे के पूरे इक्वेटर की तरफ रन करता है, नॉर्थ भी ऐसे ही करता है, साउथ भी ऐसे ही करता है, ठीक है। देन यहाँ से नीचे एक करंट जाता है जिसे हम बोलते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। कोल्ड की बात करें तो कोल्ड जो है आपका, कोल्ड आता है यहाँ से, आप इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है साउथ पैसिफिक करंट, ठीक है। और यहाँ से साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से एक करंट जाता है जिसका नाम है पेरू या फिर हमबोल्ट करंट, ठीक है। ये हैं आपके पूरे के पूरे पैसिफिक ओशन के वार्म एंड कोल्ड करंट्स। अब हम बात कर लेते हैं आपके अटलांटिक ओशन की। तो अटलांटिक ओशन के लिए भी अगेन आई विल ड्रॉ माय रेफरेंस पॉइंट, जिसे मैं 0 डिग्री इक्वेटर बोलूंगा। अब यहाँ पे भी फटाफट से मार्कआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो कि एक वार्म करंट है। देन साउथ अमेरिका के ऊपर से जाता है एक करंट, इसका नाम है काइन करंट। यहाँ पे एक छोटा सा करंट डेवलप होता है जिसका नाम है एंटीलीज। देन यहाँ से एक करंट डेवलप होता है जिसका नाम है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा ही एक्सटेंड होके आगे गल्फ स्ट्रीम का नाम ले लेता है, और ये गल्फ स्ट्रीम एक्सटेंड होकर बन जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। देन दिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को आप नॉर्वे करंट का नाम देंगे और नीचे वाले पार्ट को रीनल करंट का नाम देंगे। ये हैं आपके अटलांटिक ओशन के सारे वार्म करंट्स नॉर्दर्न पार्ट के। कोल्ड की बात करूं तो देखिए, कोल्ड एक तो यहाँ से निकल के आ रहा है, एग्जाम का फेवरेट लैब्राडोर करंट। एक आपका यहाँ से निकल के आ रहा है जिसे बोलते हैं आइमिंगर करंट, और एक यहाँ से निकल के आ रहा है जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड करंट।
ठीक है। फिर यहाँ से एक यू टर्न होके करंट आता है जिसका नाम है कैनरीज करंट, और जो सैरागैसो सी है, सैरागैसो सी आपको इसी रीजन में डेवलप होते हुए मिलेगी। देखिए सैरागैसो सी किन किन ओशन करंट से बनती है, इसके लिए नॉर्थ इक्वेटोरियल प्लस गल्फ स्ट्रीम प्लस कैनरीज करंट यूटिलाइज होता है, यानी कि 2 वार्म करंट और एक कोल्ड करंट इन्वॉल्व होता है। देन बात करें साउथ अटलांटिक ओशन की, तो यहाँ पे सबसे पहले साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट के बाद यहाँ नीचे टर्न ले लेंगे तो इसका नाम है ब्राजीलियन करंट, ठीक है। कोल्ड की बात करें तो कोल्ड यहाँ से एक निकल के आ रहा है जी, ठीक है, जिसका नाम है फॉकलैंड। यही फॉकलैंड आगे जाके एक्सटेंड हो जाता है इनटू साउथ अटलांटिक करंट, और यही ऊपर यू टर्न ले लेता है अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे, जिसका नाम है वेनेजुएला करंट। ये हैं आपके अटलांटिक ओशन के सारे वार्म एंड कोल्ड करंट्स। देन हम बात करेंगे इंडियन ओशन की, ठीक है। तो इंडियन ओशन के करंट्स को मार्क करने से पहले सबसे पहले अगेन आई विल ड्रॉ माई रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट रहेगा 0 डिग्री इक्वेटर। इंडियन ओशन के जो करंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, क्योंकि इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है, तो नॉर्दर्न पोर्शन में सबसे पहले तो आपने मॉनसून की जो विंड्स पड़ी होंगी, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, यही यहाँ का एक करंट है। प्लस यहाँ से एक एडिशनल करंट डेवलप होता है जिसे सोमाली करंट कहा जाता है। यही है यहाँ के 2 वार्म करंट। कोल्ड की बात करूँ तो जब ये मॉनसून की हवाएं रिवर्सल लेती हैं, इसे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड यानी कि रिट्रीटिंग मॉनसून कहा जाता है, यही है इसका कोल्ड करंट। साउथ इंडियन ओशन की बात करें तो साउथ इक्वेटोरियल करंट आएगा। देन साउथ इक्वेटोरियल करंट से यहाँ से एक टर्न आता है जिसका नाम है एग्विलास या फिर मोजाम्बिक, और एक यहाँ से टर्न आता है, यहाँ बीच में एक आइलैंड है और इसका नाम है मेडागास्कर करंट। कोल्ड की बात करें तो कोल्ड यहाँ से एक करंट आता है जिसे आप साउथ इंडियन ओशन करंट का नाम देंगे, फिर ये टर्न ले लेता है यहाँ पे, जिसे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहा जाता है। ये हैं आपके इंडियन ओशन के सारे वार्म एंड कोल्ड करंट्स। और एक मज़े की बात आपको बताऊं, मज़े की बात ये है कि वर्ल्ड के जितने भी मेजर डेजर्ट्स हैं ना, वो हमेशा कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड पे ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न साइड पे ही हमने नोट किया था ज़्यादातर कोल्ड करंट्स ट्रैवल करते हैं। कोल्ड करंट्स ऐसी हवाएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं, जिसकी वजह से रेनफॉल नहीं होती। यही चीज़ LMR में भी ऐड की गई है। LMR में आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इस कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम में देखो सारे के सारे करंट्स आप मार्क कर सकते हो। ये देखो गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये लैब्राडोर, ये आइमिंगर, ये ग्रीनलैंड करंट, फिर यहाँ से हमने पढ़ा था कुरोशियो, ओयाशियो, है ना, नॉर्थ पैसिफिक, अलास्का, देन इंडियन ओशन के अगीला, साउथ इंडियन, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, सारी चीज़ें एडेड है। साथ के साथ ओशन के रिलीफ फीचर्स भी आपको इस PDF में देखने को मिलेंगे। रिलीफ फीचर्स को यहीं से फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ओशन का अगर आप ये देखेंगे डायग्राम, तो ये जो स्लोप है, ये जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है जो ओशन के नीचे सबमर्ज्ड है, इसे बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये वो पोर्शन है, आप ओशन में तो एंटर कर चुके हो, बट अभी भी आप किस में हो? ओशन में हो। मतलब नीचे पैर अगर आप थोड़ा सा डाइव करोगे 200 मीटर तक, कॉन्टिनेंट ही देखने को मिलेगा। फिर जब कॉन्टिनेंट खत्म हो जाता है और डीप ओशन में आप एंटर कर जाते हो, दैट पोर्शन इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर आपको यहाँ पे कुछ माउंटेन रीजन्स देखने को मिल रहे होंगे, जिसे गुयोट्स एंड सी माउंट कहा जाता है। सी माउंट वो वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं जो ओशन के नीचे से शुरू होते हैं, सरफेस तक बाहर आते हैं। गुयोट सरफेस के बाहर नहीं आ पाते। ये दोनों ही वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं। देन आप देखेंगे मिड ओशियानिक रिजेस, ये वो लंबी लंबी माउंटेन चेन्स हैं जो ओशन के फ्लोर पे क्रिएट होती हैं। और ये जो प्लेन फ्लैट सरफेस देख रहे हो ना, इसे ही अबिजल प्लेन कहा जाता है। ये ओशन का वो डेप्थ एरिया है जहाँ पे ओशन का फ्लोर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। और ये देख रहे हो गहरी खाई, इसी खाई को ट्रेंचेस का नाम दिया जाता है। ट्रेंचेस वो पॉइंट होते हैं अर्थ के ऊपर विच आर दी डीपेस्ट पॉइंट। और सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है अर्थ का, उसका जवाब आप सभी बच्चे कमेंट्स में मुझे देंगे।
कोरल्स की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या होती है कोरल रीफ्स? कोरल रीफ्स जो होती हैं इस तरीके की कॉलोनीज होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, इस तरीके की कॉलोनीज बोली जाती है। ये कॉलोनीज इन एनिमोन्स और जेलीफिश के स्केलेटल रिमेन्स से बनती हैं। जब ये स्केलेटल रिमेन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट होना शुरू होता है तो हमें कोरल्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ध्यान रखिए, कोरल्स उसी जगह बनते हैं जहाँ पे पानी शैलो होगा, बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सट्रीम सॉल्टी वाटर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, इनकी जो आउटर लेयर होती है वो कैल्शियम डिपॉजिट से बनी होती है और यही कैल्शियम डिपॉजिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस तरीके की नेटवर्क, ट्यूब नेटवर्क में क्रिएट हो जाता है। भारत का लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो आपका कोरल रीफ से ही बना है और कुछ पोर्शन अंडमान और निकोबार का भी आपको कोरल रीफ से ही बनता हुआ देखने को मिलेगा। कहीं कहीं जगह पे तो कोरल रीफ इतनी ज्यादा बड़ी है कि वहां पे आपको कोरल से बने आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल का डिपॉजिट जो है वो आपको ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको बताना है, असेंडिंग ऑर्डर देना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है कि सी वाटर के अंदर जो सॉल्ट्स हैं इसका असेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो असेंडिंग ऑर्डर बताने से पहले मैं आपको सी के अंदर जितनी भी सॉल्ट्स हैं वो बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा आपको तो NaCl कॉमन सॉल्ट देखने को मिलेगी, देन आपको MgCl2 देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, देन आपको MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, देन आपको CaSO4 कैल्शियम सल्फेट CaSO4 देखने को मिलेगा, देन इसके बाद आपको K2SO4 देखने को मिलेगा। ठीक है, देन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और लास्ट में आपको MgBr2 ये देखने को मिलता है। ये है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू NaCl की, सबसे लीस्ट वैल्यू MgBr2 की होती है। आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो वैल्यू है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलेगा ओनली 0.3%। तो सबसे छोटी वैल्यू तो ये, तो 1 सबसे पहले आएगा। 1 इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, ये गया, ये गया। देन कैल्शियम सल्फेट आपको कितना देखने को मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट आपको देखने को मिलता है लगभग 3.6% और मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है लगभग 10.9% के आसपास। तो सबसे छोटी वैल्यू हुई 1 की, देन 2 की, देन 3 की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सैलिनिटी जो होती है ये काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। सैलिनिटी क्या होती है? ओशन कितना नमकीन, कितना फ्रेश होगा। सबसे पहले जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा है, जहाँ पे ओशन का वाटर बहुत हीट अप हो रहा है, वहाँ पे सैलिनिटी इंक्रीज होती है, वहाँ पे आपको नमकीन पानी, खारा पानी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सेकंड, अगर ऐसे ओशन जहाँ पे बारिश कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे इक्वेटर के आसपास जो ओशंस हैं, यहाँ पे आपको सैलिनिटी लेस देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से फ्रेश वाटर ओशन में मिक्स होता रहता है। अगर रिवर्स का डिस्चार्ज हो रहा है, बड़ी बड़ी रिवर्स, फ्रेश वाटर की रिवर्स ओशन में मिल रही है, सैलिनिटी यहाँ भी कम होगी। आइस अगर मेल्ट हो रही है तो इसकी वजह से भी सैलिनिटी डिक्रीज होती है। टेम्परेचर अगर हाई है, सैलिनिटी ज़्यादा होगी। ओशन करेंट्स की वजह से भी सैलिनिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और विंड जो है इवेपोरेशन को स्पीड अप करती है, जिसकी वजह से सैलिनिटी भी इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिलती है। देन बात करते हैं टाइड्स के बारे में। देयर आर सम टाइप्स ऑफ टाइड्स, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है सेमी डायर्नल टाइड्स। सेमी डायर्नल का टाइड्स का मतलब कि 24 आवर्स के अंदर ही आपको 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड्स देखने को मिलेगी। हाई टाइड मतलब जब पानी सबसे मैक्सिमम हाइट पे होता है, और लो टाइड का मतलब जब पानी वापस जाता है तो कितनी डेप्थ से जा रहा है, उसको लो टाइड बोलते हैं। तो सेमी डायर्नल टाइड में आपको ध्यान रखना है 2 हाई टाइड्स 2 लो टाइड्स इन अ डे। दोनों के बीच में कितना टाइम होता है? रफली 12 आवर्स 25 मिनट्स का टाइम 2 टाइड्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और ये टाइड्स इंडियन ओशियन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है, साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल में और अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे भी यही टाइड्स आती हैं। डायर्नल टाइड्स मतलब कि एक ही दिन में एक हाई टाइड और एक लो टाइड विटनेस की जाएगी। और ये जो हाई टाइड और लो टाइड होती है, ये सन, मून और अर्थ की जोग्राफिकल पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। देखिए 2 तरीके की मूवमेंट होती है, पोजीशन होती है। कभी कभी पोजीशन होती है जहाँ पे तीनों सेलेस्टियल बॉडीज अलाइंड हैं,
तो इस जो मूवमेंट है इसको कंजंक्शन कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे सन और मून एक ही साइड पे होते हैं। और एक होता है जहाँ पे सन, मून और अर्थ तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसे ऑपोजिशन कहा जाता है। दोनों ही मूवमेंट को सिजगी का नाम दिया जाता है। इसके बेसिस पे भी दो टाइड्स क्रिएट होती हैं, एक स्प्रिंग टाइड्स और एक नीप टाइड्स। ये दोनों ही डायरनल के ही पार्ट हैं। स्प्रिंग टाइड वो टाइड होती है जिसकी हाई टाइड बहुत ऊंची जाती है और उतनी ही डेप्थ से लो टाइड वापस भी चली जाती है। तो देखिए, हाई टाइड की हाइट ग्रेविटेशनल पुल पे डिपेंड करती है, और ये लंबी तभी हो सकती है जब सन और मून दोनों मिलकर अर्थ के ओशियन के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये, सन, मून एंड अर्थ आर इन परफेक्ट कंजंक्शन, तो इसमें स्प्रिंग टाइड्स क्रिएट होती है। दूसरी होती है नीप टाइड्स। नीप टाइड्स में हाई टाइड्स भी बहुत ऊंची नहीं होती, लो टाइड्स भी बहुत कम नहीं रहती, ठीक है, बहुत मिनिमल टाइड्स इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सन, अर्थ और मून तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिससे सन और मून जो है वो ओशियंस के ऊपर अपनी एक साथ ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगा पाते। और एक लूनर मंथ में आपको 2 स्प्रिंग टाइड्स और 2 नीप टाइड्स देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं लैंडफॉर्म्स की। तो लैंडफॉर्म्स आपको दो ही तरीके से ध्यान में रखने हैं, एक होते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स और एक होते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। इरोजनल और डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, जब कोई चीज कहीं से टूट रही है तो टूट के वहां पे कुछ नया हिस्सा बन जाएगा, और यही टूटा हुआ मटेरियल जब जाके कहीं डिपॉजिट होगा तो वहां पे एक लैंडफॉर्म क्रिएट होगा, जिसे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कहा जाता है। इसके कुछ एजेंट्स होते हैं, अगर आप इतना ही ध्यान में रख लेंगे कि कौन सा इरोजनल कौन सा डिपोजिशन, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि छोड़ के जाओगे इससे बेटर है कुछ पढ़ के ही चले जाओ। रनिंग वाटर आता है सबसे पहले, जिसे फ्लूवियल डिपॉजिट भी कहा जाता है। इसके कुछ अगर मैं आपको इरोजनल लैंडफॉर्म्स बताऊं तो वैलीज बनती है। ये वैली अगर और ज़्यादा इरोड हो जाए, जैसे अगर ये वी शेप्ड वैली है, इसमें अगर और ज़्यादा इरोजन हो जाए तो ये गॉर्ज बन जाती है। अगर ये गॉर्ज और ज़्यादा इरोड हो जाए तो माउंटेन्स इतने दूर दूर चले जाते हैं कि इसे आई शेप्ड वैली का नाम या कैनियन का नाम भी देने को मिलता है। देन वाटरफॉल्स हैं, रैपिड्स हैं, प्लंज क्या होता है, आपने देखा होगा वाटरफॉल्स के नीचे कुछ इस तरीके की क्लाउडी फॉर्मेशन होती है, इस क्लाउडी फॉर्मेशन को ही प्लंज पूल का नाम दिया जाता है। देन पॉट होल्स हैं, टेरेसेस हैं, गलीज हैं, रिल्स। अब यही मटेरियल कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा तो इसे अलुवियल कोन, आपने देखा होगा माउंटेन से कई बार रिवर्स इस वे में पत्थरों को या सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती हैं, इसे अलुवियल कोन कहा जाता है। और अगर इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है तो इसे अलुवियल फैन का नाम दिया जाता है। देन फ्लड प्लेन्स, लेवीज, मियांडर्स। मियांडर्स क्या होती हैं, जब ऐसी स्नेक पैटर्न में रिवर मूव करती है इसे मियांडर कहा जाता है। और इस मियांडर का अगर मैं एक पार्ट कट कर लूँ, कुछ इस तरीके की एक लेक बनेगी जिसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है, फॉलोड बाय डेल्टाज एंड एस्चुरीज। सेकेंड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म होते हैं जो ग्राउंड वाटर की वजह से बनते हैं, जिसे कार्स्ट टोपोग्राफी कहा जाता है। इसके इरोजनल जो लैंडफॉर्म्स हैं वो लाइमस्टोन की वजह से इरोड होते हैं, क्योंकि लाइमस्टोन एक ऐसा रॉकी मटेरियल है जो ग्राउंड वाटर अपने साथ उसको मिक्स कर लेता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो स्वेलो, सिंक होल, जब हमें सरफेस के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे देखने को मिलेंगे, यही गड्ढे अगर बहुत बड़े बड़े हो जाएं और ग्राउंड वाटर सरफेस से बाहर आ जाए, इसे वैली सिंक कहा जाता है, फॉलोड बाय लैपीज एंड केव्स। और ये इसका डिपोजिशन कैसे होता है, आपने केव्स के अंदर देखा होगा कुछ पत्थर इस तरीके से डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है स्टैलेग्माइट। जी से याद रखेंगे ग्राउंड, और कुछ पत्थर इस तरीके से सीलिंग से लटक रहे होते हैं केव्स में, इसे कहा जाता है स्टैलेक्साइट। सी से याद रखेंगे सीलिंग। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इसे कहा जाता है कॉलम। ये आपने जरूर केव्स वगैरह के अंदर डॉक्यूमेंट्रीज या नेट जियो में देखा होगा। फॉलोड बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स भी इरोड करते हैं, जी हाँ, इसमें सर्क्स बनती हैं। सर्क क्या होता है, ग्लेशियल माउंटेन्स होते हैं, और इस माउंटेन के बीच में एक ऐसा ग्लेशियर है जो माउंटेन को इरोड कर रहा है, इसे सर्क्स कहते हैं। इसी ग्लेशियर में अगर पानी भर जाए, कोरी लेक कहा जाता है। देन हॉर्न्स, आपने ग्लेशियल माउंटेन्स देखे होंगे, उनकी पीक्स बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर इसको काफ़ी ज़्यादा इरोड कर देता है।
फॉलोड बाय एरिड्स, ग्लेशियल वैलीज एंड हैंगिंग वैली। डिपोजिशनल में आते हैं ग्लेशियल टिल्स, आउटवॉश प्लेन, मोरेन्स, एस्कर्स एंड नूनाटैक्स। फॉलोड बाय सी वाटर। सी वाटर अगर आप किसी कोस्टल एरिया में गए हैं, कोई बीच साइड गए हैं, तो आपको ये लैंडफॉर्म्स बहुत कॉमनली वहाँ देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आता है जी वेव कट क्लिफ्स। किसी क्लिफ के ऊपर से अगर आपने देखा होगा यहाँ पे सी है, तो एक सी वाटर क्या है, इस क्लिफ को इरोड करती है। इसी का पार्ट अगर सी वाटर में आके गिर जाए, इसे टेरेस कहा जाता है। देन केव्स एंड स्टैक्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में बीच इटसेल्फ इज अ डिपोजिशन। देन ड्यून्स, बीच के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पहाड़ आपने देखे होंगे। बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज विंड या फिर एओलियन। और ये लैंडफॉर्म आपको सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट्स में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डेजर्ट्स में ही विंड जो है अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो होती है, जिसमें आपको डिफ्लेशन हॉलोज, मशरूम्स क्या होती है, ऐसी रॉक्स होती हैं जिसका टॉप का पोर्शन हार्ड रॉक से बना होता है और नीचे का पोर्शन सॉफ्ट रॉक से बना होता है, जिसको हवा इरोड कर रही होती है। एंड यार्डिंग्स, इंसल्वर्स, ड्रेकेंटर्स एंड मेसा। डिपोजिशन में सैंड ड्यून्स, और कुछ सैंड ड्यून्स ऐसे होते हैं जो क्रिसेंट शेप के होते हैं, इन्हें बारखेंस बुलाया जाता है। देन कुछ सैंड ड्यून्स ऐसे लाइन में डिपॉजिट होते हैं, इन्हें लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहा जाता है। देन लोएस एंड प्लाया। अगर मैं बात करूं तो आपको ये सारे डिपोजिशन कहाँ देखने को मिलेंगे, सारे LMR में भी एडेड हैं विद डायग्राम। ठीक है, सो जस्ट लिस्ट नहीं है, डायग्राम के थ्रू भी आप इन सब चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर सकते हो। ये देख रहे हो ग्राउंड वाटर, ठीक है। देन ग्राउंड वाटर के साथ नीचे देखो ग्लेशियर्स, ग्लेशियर के बाद सी वाटर। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें भी ऐड की हुई हैं। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which one of the following Sustainable Development Goal (SDG) talks about protecting and restoring terrestrial ecosystem, forest, combat desertification, halting and reversing land degradation and stopping biodiversity loss? हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। पहले उन गोल्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितने हैं जी? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि बनाए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला गोल जो है वो गरीबी के ऊपर फोकस करता है, that there should be no poverty। सेकंड, नो हंगर, कोई भी आदमी भूख से नहीं मरना चाहिए। थर्ड, गुड हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग अच्छी होनी चाहिए। फोर्थ, एजुकेशन के ऊपर बात करता है। फिफ्थ, जेंडर इक्वालिटी। सिक्स्थ, क्लीन वाटर सैनिटेशन। तो फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी पे बात कर रहा है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। साथ के साथ एलिमिनेशन भी हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। देन सेवेंथ के ऊपर आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ के ऊपर इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। टेंथ के ऊपर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। 11th में सस्टेनेबल सिटीज बनानी है। 12th में रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना है। 13 में कहीं ना कहीं क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है, बट क्लाइमेट एक्शन की ही बात की गई है, इसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी वगैरह का कोई असर नहीं होता, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। 14th के अंदर मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, और 15th के अंदर है लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड का मतलब होता है जमीन के ऊपर कोई भी बायोडाइवर्सिटी सिस्टम है, चाहे ये देख रहे हो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को बचाना है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड के ऊपर होता है, तो यही इसका आंसर है SDG 15। ध्यान रखना 14 है मरीन के ऊपर, 15 है लैंड वाली बायोडाइवर्सिटी, 16 है पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17 है पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो 16 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 16 बात कर रहा है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम इसको इंडियन ज्योग्राफी में भी कर सकते थे, बट इसमें कवर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। ऑपरेशन का मतलब काम कर रहे हैं। जो मेजर पोर्ट्स हैं वो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंदर आते हैं, और जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं वो स्टेट मैरीटाइम या स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं। जी हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर गूगल करोगे तो 13 भी देखने को मिलेगा, बट नहीं, आपको ऑपरेशन की बात की गई है। वो पोर्ट्स हैं जो अभी फिलहाल ऑपरेशन में हैं, सो वो 12 ही हैं, 13 नहीं है। 13 जो है वो टोटल मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें से 12 ऑपरेशनलाइज्ड हैं। और यस, जो मेजर पोर्ट्स होते हैं वो भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद
उसको फॉलो करती है, और जो नॉन मेजर पोर्ट्स होते हैं उसको स्टेट बोर्ड्स भी अपने अंडर रख सकते हैं। सो बोथ 1 and 2 विल बी दी आंसर। ये करंट में बहुत क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी देखने को मिले, क्योंकि वॉर जो है चली है तो एग्जाम फेवरेट बन जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसे कनेक्ट करता है? सबसे पहले तो ये समझो कि स्ट्रेट होता क्या है। स्ट्रेट एक ऐसी बॉडी होती है, ऐसी वाटर बॉडी होती है जो किसी बड़े ओशियंस को या बड़े सी वाटर्स को कनेक्ट करती है और दो लैंड बाउंड्रीज को डिफरेंशिएट करती है, दो लैंड बाउंड्रीज को सेपरेट करती है। तो बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है। अगर इसकी मैं थोड़ी सी लोकेशन बताऊं तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, दिस पॉइंट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये है पर्शियन गल्फ, एक ओशन, एक वाटर बॉडी, और ये है अरेबियन सी, दूसरी वाटर बॉडी। और किसको सेपरेट कर रही है? यूएई, ओमान को ईरान से। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रहा है और अरेबियन सी से भी जोड़ रहा है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो नॉर्थ में है इसके ईरान, ठीक है, ओमान है इसके यहाँ पे थोड़ा सा साउथ वेस्ट में देखेंगे, और इसका भी मुसंदम पेनिनसुला जो है वो बॉर्डरिंग करता है। देन पूरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ठीक है साउथ में इसको करता है। तो ये 3 कंट्रीज जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। लगभग 33 से 39 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच है, और वर्ल्ड की 20% पेट्रोलियम की जो एक्सपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसी चैनल के थ्रू होती है। देखिए वॉर चल रहा था तो वॉर के साथ साथ हमें कंट्रीज पूछी जा सकती है। देखिए यूएसए की कंट्रीज तो मुश्किल ही पूछेगा। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिसको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इजराइल जो है अपने बॉर्डर शेयर करता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट के साथ, ठीक है, ये इजराइल है। तो ये जॉर्डन के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है, बॉर्डर। और ये जो बॉर्डर है 1994 की पीस ट्रीटी में बनाया गया था। देन ये बॉर्डर शेयर कर रहा है सीरिया के साथ। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, ठीक है, सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। सीरिया के साथ जो बॉर्डर इसका शेयर हो रहा है उसको गोलन हाइट्स के थ्रू लेके जाया जाता है, ये पॉइंट है। लेबनान के साथ जो इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है उसको यूएन ने ड्रॉ किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे इजिप्ट जो आप देखेंगे, इजिप्ट के साथ जो बॉर्डर था वो 1979 की पीस ट्रीटी में ड्रॉ किया गया था। अब देखिए ईरान के साथ भी वॉर थी, तो ईरान की भी मैं आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज बता देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है इराक, टर्की एंड आर्मेनिया, ये 3 कंट्रीज जो हैं ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, और इजराइल के साथ लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। अब अगर यहाँ तक आए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने एक बहुत बड़ी चीज़ की है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। अगर एक सिटिंग में कंसिस्टेंटली आपने इस वीडियो को कंप्लीट किया है तो जी हाँ, आप वही हैं जो शिद्दत से मेहनत करना जानते हैं। चाहे फौज में जाओ, चाहे लाइफ में कहीं पर भी जाओ, एक रूल, सिंपल रूल है, फॉलो ज़रूर करना। जो चीज़ स्टार्ट की है उसको फिनिश ज़रूर करना है। इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।